जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं बीपीएससी उत्कर्ष पर। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूं वो टॉपिक बहुत ही जरूरी है। हालांकि लगता होगा आप लोगों को कि काफी कम महत्व हो गया है आज ऑप्शनल का, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों कहीं ना कहीं फिर भी ये क्वालिफाइंग है और आपको उसके नेचर के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि ऑप्शनल कैसा होता है और उसका जो महत्व है वो उसके साथ में ही आपको पता भी चल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम आज आए हैं केवल और केवल जानने के लिए कि सर ऑप्शनल जो है वो क्या है, वो क्यों है और सर किस प्रकार से किसी अच्छे ऑप्शनल का हमको चयन करना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट आर द क्राइटेरिया टू चूज एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट, राइट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहली बात दोस्तों अगर हम करें बीपीएससी के बारे में, तो बीपीएससी आपको पता है 3 चरणों में कंडक्ट करवाती है अपने एग्जाम को। यदि हम बात करें, पहला है प्री, दूसरा है मेंस, तीसरा है दोस्तों इंटरव्यू। और इसके बारे में हम लोग काफी दफा बात कर चुके हैं। प्री आपका ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, लेकिन दोस्तों मेंस में भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अब ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि आपका ऑप्शनल। ये पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब ये भी क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव है और इसे कर दिया गया है दोस्तों क्वालिफाइंग। तो अगर हम बात करें उन चरणों की, उन फेजेस की कि कितने चरणों में एग्जाम होता है, तो वो सब बातें तो आपको क्लियर ही है। तो आज जो हमारा मेन मोटिव है वो मोटिव है मेंस एग्जाम, और मेंस एग्जाम में आने वाला आपका ऑप्शनल, कि सर कैसे मैं किसी ऑप्शनल का चयन करूं या कैसे सर मैं किसी ऑप्शनल को चुनूं ताकि वो मेरा अच्छा निर्णय हो और उसका चाहे क्वालिफाइंग ही नेचर क्यों ना हो, मैं फिर भी उसे अच्छी तरीके से क्वालिफाई करके और अपने अन्य जो भी एक तरीके से और भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें किस तरीके से किसी ऑप्शनल की हेल्प ले सकता हूं। दोस्तों ऑप्शनल दोस्तों अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है। यदि हम बात करें चाहे कोई भी ऑप्शनल की आप बात करें, चाहे हिंदी साहित्य की बात करें, चाहे आप बात करें एलएसडब्ल्यू की, या अगर हम बात करें दोस्तों पीएसआईआर की, तो यहां पर मैं लेकर चलता हूं आपके लिए पीएसआईआर यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शनल बनता है। और वो क्यों बनता है इस पर भी हम विचार करेंगे। तो यहां पर दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को और जानते हैं ऑप्शनल का चयन किस प्रकार से किया जाए, इसकी क्या भूमिका होती है और कैसे इसको आगे बढ़ाना है आप लोगों को, और किस प्रकार के सवाल इसमें आते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली 68 बीपीएससी से आपने देखा है कि अब ऑप्शनल का जो फॉर्मेट है वो ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 100 नंबर के प्रश्न आएंगे आप लोगों के इसमें से आपको क्वालिफाइंग लाना है, आपको क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ऐड नहीं होते हैं, लेकिन इसे क्वालिफाई करना तो जरूरी है दोस्तों। तो क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब ये नहीं कि इसको एकदम हम इसको छोड़ दें या इग्नोर कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं अपनी सफलता में रोड़ा साबित सिद्ध हो सकता है या कांटा बन सकता है। तो इसे हमें कांटा नहीं बनने देना है और सही तरीके से एक अच्छे ऑप्शन का चयन करते हुए अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होकर एसडीएम और डीएसपी के रूप में आपको अपना चयन करवाना है। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें ऑप्शनल की, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो आपकी मेंस परीक्षा है, क्योंकि प्री के बारे में आपको पता है दोस्तों, अगर हम बात करें प्री की तो वही सब बातें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक साइंस और जो आपका जो करंट वगैरह है वही सब आता है उसमें दोस्तों। और वो आपका ऑब्जेक्टिव है, पता ही है 150 क्वेश्चन का होता है, 150 मार्क्स का होता है, 2 घंटे में आपको करना होता है। उसमें अगर आप सफल होते हैं तो आप पहुंचते हैं मेंस में दोस्तों। और मेंस में आपके पास होते हैं 5 पेपर्स। कितने पेपर्स होते हैं दोस्तों? मेंस में आपके पास 5 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 पेपर जो हैं वो आपके क्वालिफाइंग हैं। एक तो मैंने आपसे क्या कहा, ऑप्शनल ही क्वालिफाइंग है, और दूसरा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं तो आपका हिंदी भी जो है वो क्वालिफाइंग है। यहां मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार का आपका जो फॉर्मेट है बीपीएससी का होता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर इसने कहा है कि 5 पेपर है आपके पास। कितने पेपर है मेंस के? 5 पेपर हैं। अब मुख्य परीक्षा में दोस्तों ये 5 पेपर हैं। इसमें पहला है आपका जनरल हिंदी, जिसको क्वालिफाइंग के रूप में देखा जाता है। ये क्वालिफाइंग है आप लोगों का, मतलब इसके मार्क्स भी आपके सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं। आपके जो 900 नंबर का जो मेंस है उसमें ये भी ऐड नहीं होते हैं। ये आपका केवल क्वालिफाइंग है, 100 नंबर का है, 3 घंटे का होने वाला है, इसको भी आपको केवल क्वालिफाई करना है। दूसरा दोस्तों हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय। और कौन कौन से वैकल्पिक विषय आपको देता है बीपीएससी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी दोस्तों। तो यहां पर अगर हम बात करें ऑप्शनल पेपर की, तो ये भी आपका 100 ही अंकों का है और ये भी दोस्तों कितने घंटे का है? 3 घंटे का है। तो अगेन ये दोनों जो पेपर हैं आपका जनरल हिंदी और दूसरा ऑप्शनल, ये दोनों दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इनमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। रही बात जो 3 सेक्शंस हैं, यानी कि आपका जो निबंध लेखन है यानी कि ऐसे जो है, उसके बाद आपका पेपर 1, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, दोस्तों इन तीनों के नंबर ऐड होते हैं। ये 300 के होते हैं। ये जो पेपर है ये आपके 300 के हैं। निबंध भी आपका 300 का है। अगर जो आपका जीएस पेपर 1 है दोस्तों ये भी आपका 300 नंबर का है, और जीएस पेपर 2 जिसमें आप लोग इंडियन पॉलिटी वगैरह का जो सेक्शन देखते हैं ये भी दोस्तों आपका 300 नंबर का ही होता है। तो कुल मिलाकर ये इनसे बनकर आपकी कट ऑफ बनती है। 900 में से आपकी मेंस की कट ऑफ बनती है। तो मतलब कहने का ये क्वालिफाई हो गए और यहां से आपका चयन सुनिश्चित होता है। लेकिन वो क्वालिफाई करने के पश्चात
अब यहां आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लिए, यहां मान के चलते हैं कि आपने 900 में से प्राप्त कर लिए 550 के प्लस मार्क्स, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। 550 600 मार्क्स आपने प्राप्त कर लिए, और पता चला कि आपने सामान्य हिंदी ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपका चयन नहीं होगा। या पता चला आप जो है ऑप्शनल ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपका चयन नहीं होगा। तो चाहे इसका सिलेक्शन में योगदान हो ना हो, लेकिन आपको रोकने में इसका योगदान हो सकता है। तो आपको रुकना नहीं है ना दोस्तों। तो अगर आपको रुकना नहीं है तो आपको इसका चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो अपन तो उस तरीके से तैयार करना चाहते हैं अपने आप को कि सर सिलेक्शन भी हो और आने वाली हर समस्या भी जो है, हर बला भी जो है वो हमसे दूर रहे। तो उस बला को दूर रखने के लिए जरूरी है कि आपको ऑप्शनल भी सही तरीके से चुनना पड़ेगा, उसमें अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, वो चाहे क्वालिफाइंग ही क्यों ना हो। मतलब कहने का मेरा ये है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का 900 मार्क्स का मेंस है, लेकिन इसमें जो ऑप्शनल है और जो आपका जनरल हिंदी है ये क्वालिफाइंग है, 100 नंबर का है, 3 घंटे का है। इसका कैसा नेचर होता है, पहली बार 68 बीपीएससी में इसका जो नेचर आया है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस बार पेपर दिया गया और क्या टफ था, क्या इजी था, क्या वो किसी अन्य विषय को भी डील कर पाया सर। तो इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। तो यहां पर ये फॉर्मेट है दोस्तों आप लोगों का मेंस का, और इसके बाद आपको पता ही है कि इसके जो अगला चरण है वो आपका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, जो अपने आप में 120 अंकों का होता है। और 900 और 120 हो गए आपके एक तरीके से अगर हम बात करें यहां पर, तो ये 120 देखिए 120 अंकों का आप लोगों का क्या हो गया, ये हो गया पर्सनल जो पर्सनैलिटी, अगर हम बात करें पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू। और ये अगर बात करें 900 नंबर का आप लोगों का क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका मेंस। इनके जोड़ से बन के मिलती है आपकी कट ऑफ, उससे बनती है आपकी कट ऑफ जो आती है आपकी 1020 में से। तो कुल जो कट ऑफ है वो आपकी आती है 1020 में से। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया कि अच्छा सर प्री मतलब एक तरीके से केवल इस एग्जाम में एंटर करने की चाबी है प्री, वास्तविक सारा खेल किसका है, मेंस का है, और फिर आगे चलकर आपका इंटरव्यू है। इनके में अगर इनकी भी बात करें तो मेंस में 2 पेपर ऐसे हैं जो आपके क्वालिफाइंग है, जैसा कि आपने अभी दोस्तों देख ही लिया उस चीज को, और बाकी इंटरव्यू जो है उसमें आपके 120 अंक बनते हैं, जहां पर भी आपसे पूछा जाएगा जो आपका वैकल्पिक विषय रहा है। तो मेंस में वो क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी महत्व है क्योंकि वो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। आप अन्य जो सब्जेक्ट उनमें अच्छा अंक प्राप्त कर गए और वहां क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। अगर आप वहां पास हो गए दोस्तों, फिर अगला जो चरण आएगा और जहां आपको फिर से आपका वैकल्पिक विषय याद आएगा, वो है आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू या फिर व्यक्तित्व परीक्षण, जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। यहां पर फिर आपका दोस्तों ऑप्शनल काम आने वाला है, क्योंकि आपका जो भी एग्जामिनर होने वाले हैं, जो आपके इंटरव्यूअर होने वाले हैं, जो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो आपको लगता है कि बिना आपके ऑप्शनल के सवाल के आपको छोड़ देंगे। तो यहां पर फिर दोस्तों इस ऑप्शनल की भूमिका अपने आप में बढ़ जाती है। तो ये मान के चलना कि सर चूंकि अब तो ऑप्शनल एक तरीके से क्वालिफाई हो चुका है तो कोई उसका सर महत्व नहीं रहा, तो ये दोस्तों अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इस तरीके से मान के नहीं चलना है, हमें किसी भी ऐसी बात को इग्नोर नहीं करना है जो हमारी सफलता को रोके या रोकने का प्रयास करे। और मैंने आपसे कहा कि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे वहां पर साक्षात्कार में पूछा जाएगा आपने जो विषय लिया है वो आपका इतिहास भी हो सकता है, भूगोल भी हो सकता है, PSIR भी हो सकता है। तो वहां पर आपको अपने उस विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब जानकारी ही नहीं है दोस्तों, अब क्वालिफाई भी कर लिए मान के चलते हैं यहां वहां से करके, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इंटरव्यू में पहुंचे तो आपके व्यक्तित्व का वो कैसे परीक्षण करेंगे। आपने अपना जो विषय, जो वैकल्पिक विषय है दोस्तों, वो अपने आप में आपने ध्यान नहीं दिया, तो यहां पर भी उसकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग होने के पश्चात भी इसकी भूमिका का ठीक ठाक महत्व है। तो आपको इस तरीके से, इस नजरिए से इसको लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शनल का महत्व समझ पाए होंगे कि इवन दो ऑप्शनल इज क्वालिफाइंग, बट उसका इंपॉर्टेंस है, मेंस में भी है, और दोस्तों इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपका योगदान देता है वो। अब आप बात करते हैं कि किसी छात्र के लिए क्या पैरामीटर हो किसी ऑप्शनल को चुनने के। मतलब सर मैं किस आधार पर किसी वैकल्पिक विषय का चयन करूं। सर मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मैं बिल्कुल नया हूं, मुझे नहीं पता सर, मैंने तैयारी अभी शुरू करी है। तो कई सारे आधार आपके पास होते हैं जिस पर आप निर्णय करते हैं कि सर मैं ये आधार है जिसके आधार पर मैंने निर्णय कर लिया कि मैं ये वाला सब्जेक्ट लूंगा ऑप्शनल के तौर पर, या सर मेरा ये बेस है, मेरा ये आधार है जिस पर मुझे लगता है कि ये मुझे चयन करना चाहिए। तो एक छात्र के सामने आने वाली सभी समस्याओं का हम अब विश्लेषण करेंगे और ये पाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से छात्र एक अच्छे वैकल्पिक विषय का चयन कर सकता है, और बिल्कुल न्यूट्रल, तटस्थ होकर हम इसका एक तरीके से विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा विषय जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। देखिए सब्जेक्ट कोई खराब नहीं होते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शनल्स की, तो यहां पर बीपीएससी ने इतने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अगर कोई खराब ही होता या किसी में समस्या होती तो बीपीएससी इतने क्यों देती। ऐसा थोड़ी कि कोई खराब या कोई अच्छा होता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आपकी
उसमें रुचि कैसी है, या अगर हम बात करें कि आपका अगर पृष्ठभूमि ही था वो और उसमें आप बहुत सहज हैं, कंटेंट को लेकर आप उसको लेकर निश्चिंत है कि सर कंटेंट है मेरे पास, तो काफी सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं उसको चयन करने के, तो इन पर हम विचार करेंगे अभी। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो इतने सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं बीपीएससी के द्वारा जो लिस्ट दी गई है ये बीपीएससी का ही है। तो यहां पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको चुनना है। मैंने आपसे कहा कि मेरी क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होंगी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर की, और यकीन मानिए बहुत शानदार विषय है। क्यों शानदार है? केवल मैं पढ़ाता हूं इसलिए शानदार है, ये अपने आप में शानदार है, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली होता ही है ना कि नहीं सर पढ़ाते होंगे पीएसआईआर तो काहे, लेकिन बिल्कुल ये तो अपना तारीफ करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। वो विषय मेरा होने के नाते मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो विषय क्यों ऐसा है उसके बारे में मैं आपसे सविस्तार चर्चा करूंगा अभी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों तो कृषि विज्ञान है, मानव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि है, विद्युत इंजीनियरिंग है, दैट मींस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है, भूविज्ञान है दोस्तों, श्रम एवं समाज कल्याण है, प्रबंध है, यांत्रिकी इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल की बात कर रहा है, भौतिकी है, फिजिक्स है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी आपका दोस्तों, प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, फिर ये साहित्य शुरू हो गया आप लोगों के, बांग्ला भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य, सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, लोक प्रशासन है दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम लोग जानते हैं, राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दर्शन शास्त्र है आप लोगों का, गणित है, विधि है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, सिविल भाई, वनस्पति विज्ञान और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। दोस्तों इतने विषय हैं आपके पास, इतने विषय हैं दोस्तों आपके पास। तो खराब मैं किसी को नहीं कहने वाला और ना आपको कहना है दोस्तों। हमारे लिए तो वो अच्छा होगा जो हमारा सिलेक्शन करवा दे, हमें तो उस पर ध्यान देना है जो हमारा सिलेक्शन करवा दे और कुछ डायमेंशंस को वो और भी कवर कर ले, मतलब उसका डायमेंशन इतना ब्रॉड हो कि कहीं ना कहीं वो चीजों को कवर और भी कर ले। अब वो कैसे करेगा उस पर भी हम देख लेते हैं अभी बात। तो ये तो था दोस्तों बीपीएससी द्वारा जारी की गई लिस्ट की भैया आप इस ऑप्शन को चुन सकते हैं, इस वैकल्पिक विषय को चुन सकते हैं और अपने चयन में इसको एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि एक भूमिका, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आपका ऑप्शनल। लेकिन अगर गलत चयन कर लिया, यहां पर मैं आपको यह भी याद दिला दूं, जैसे आपने कहा कि सर क्वालिफाइंग है, लेकिन वो क्वालिफाइंग अगर आपके सिलेक्शन में योगदान तो देता है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर हो सकता है क्या योगदान है इसका, क्योंकि इसके मार्क्स तो ऐड होने नहीं है, लेकिन वो आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकता है अगर आपने उसको क्वालिफाई भी नहीं किया। तो ऐसे में दोस्तों अगर गलत चयन कर लिया आपने अपने ऑप्शनल का, तो वो अपने लिए कहीं ना कहीं आप समस्या पैदा कर सकते हैं और ऑप्शनल लगातार जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी सफलता से पीछे रख सकता है या रोक सकता है। तो ऐसे में सफलता पाने के लिए एक ऐसा ऑप्शन चुने जो अल्टीमेटली एक बार चुना जाए, बेहतर तरीके से किया जाए और तुरंत आगे बढ़ जाया जाए, अपने उस सफलता को पा लिया जाए। तो उस तरीके से काम करना चाहिए हम लोगों को। तो महत्व तो काफी ज्यादा है, अभी भी है और हमेशा रहेगा इसका। तो आइए देखते हैं अब एक छात्र के मन में आने वाली समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान कि एक छात्र क्या क्या समस्याओं से जूझता है जब वो किसी वैकल्पिक विषय का चयन करने वाला होता है। मैं क्या लूं, मैं क्या नहीं लूं। कई बार सीनियर से एडवाइस लेता है, कई बार जो समकक्ष है उनसे एडवाइस लेता है, जो अपने साथ पढ़ रहे हैं उनसे लेता है, कई बार शिक्षकों से लेता है दोस्तों। तो हम सभी वैकल्पिक विषयों को कुछ पैरामीटर्स पर डालकर देखने का प्रयास करते हैं कि और देखते हैं अंत में कि कौन सा आपके लिए सही हो सकता है, या आप जिसका चयन कर सकते हैं, और ये आपके विवेक पर होगा, ये पूर्णतः आपके विवेक पर होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। चलिए अब दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर, तो जो पैरामीटर्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो छात्र को लेकर एक तरीके से दुविधा वाली स्थिति में रहता है छात्र उनको लेकर कि सर क्या चुने, मतलब क्या आधार हो सकता है, क्या बेस बनाऊं मैं ऑप्शन चुनने का। तो यहां पर दोस्तों हाउ टू चूज एन ऑप्शन सब्जेक्ट। सो यहां देखिए दोस्तों सबसे पहली बात कुछ बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, जैसा कि आपने देखा इन चीजों को, ये कुछ नहीं है आपकी ही मन की बातें जो आप लोग सोच रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। मैंने उन्हीं को कुछ पॉइंट्स में उतारने का प्रयास किया है दोस्तों। अगर हम बात करें, कई बार होता है कि सर मेरी पृष्ठभूमि ही ऐसी है, मेरा सर बैकग्राउंड ही इतिहास रहा है, मेरा सर बीए है, मेरा एमए है सर, और मेरा तो सर इतिहास रहा है, मेरा तो सर राजनीतिक विज्ञान ही रहा है विषय, तो क्यों ना सर मैं अपनी पृष्ठभूमि को ही अपना सब्जेक्ट बना लूं सर। हो सकता है एक आधार ये भी हो सकता है, और बहुत लोगों के मन में ये चीज आती है कि चूंकि मेरा आधार है, क्योंकि सर मेरा बेस ये रहा है, मेरी बैकग्राउंड, मेरा पृष्ठभूमि ये रहा है, तो क्यों ना मैं इसी को कंटिन्यू कर लूं अपने ऑप्शन के तौर पर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या आप इंजीनियर हैं तो आपने सोचा कि सर नहीं सर मैं बिल्कुल हो सकता है सर मैकेनिकल में ही काम कर लूं, या जो इलेक्ट्रिकल है उसी में काम कर लूं सर, या सर मैं गणित में काम कर लूं कि मेरा मैथ्स अच्छा रहा है। तो ये आपका जो पृष्ठभूमि है वो एक कारक हो सकती है आपके ऑप्शन के चयन का। लेकिन क्या यही एक कारक होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें, कई बार छात्र सोचता है कि सर रुचि सर मुझे बहुत है, सर आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सर मुझे कहानियां पढ़ना बहुत मजा आता है, सर मुझे कहानी पढ़ने में सर बहुत आनंद मिलता है। मैं क्या बताऊं सर आपको कहानियों के बारे में, मतलब मैं जब सुनता हूं बूढ़ी काकी, मैं जब सुनता हूं सर मतलब पूस की रात, ये सब हिंदी साहित्य में कुछ कहानियां हैं, तो सर मैं खो जाता हूं सर। तो हो सकता है रुचि भी अपने आप में, सर मुझे तो मैथ्स का फॉर्मूला लगाने में, मैथ्स करने में सर बहुत मजा आता है सर। सर मुझे इंडियन पॉलिटी जो जो स्ट्रक्चर है सर, संरचना है व्यवस्था की सर, उसको पढ़ने में, उसको समझने में काफी अच्छा लगता है। सर मुझे तो इंग्लिश लिटरेचर, सर मैंने बहुत सारे लिटरेचर पढ़े हैं सर, नॉवेल्स पढ़े हैं सर बहुत सारे मैंने, तो सर मुझे रुचि है सर पढ़ने में, मुझे सर इंटरेस्ट आता है साहित्य में। हो सकता है ये भी आधार हो सकता है, पृष्ठभूमि भी आधार हो सकता है, रुचि भी आधार हो सकता है भाई, इंटरेस्ट भी हो ही सकता है, कईयों के होता है इंटरेस्ट। कुछ छात्र होते हैं जो पाठ्यक्रम को अपना बेस बना लेते हैं कि सर बेस जो होगा सर वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब सर आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, आपके सीनियर से भी, आपके साथ वालों से भी, या फैकल्टी से भी कई बार आप सुनते हैं कि इस विषय, ये जो विषय है छोटा है, ये जल्दी कवर हो जाएगा। होता है ना सर, कई बार आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये विषय छोटा है, ये तो 2 महीने में कवर होने वाला विषय है, ये तो 3 महीने में हो जाएगा। कुछ विषय तो 7 महीना लेते हैं, 6 महीना लेते हैं, तो ये तो 3 महीने में हो जाएगा, तो काहे नहीं यही ले लूं मैं, छोटा विषय है, स्मूथली समझ में भी आ जाएगा। तो एक ये भी आप आधार बनाते हैं अपने ऑप्शनल के टाइम चुनने के टाइम पर कि भाई विषय जो है वो काफी छोटा है। तो यहां पर 2 आधार हो गए आपके पास, एक तो सर छोटा विषय है, जल्दी कवर हो जाएगा, और सर मार्किंग भी अच्छी मिल जाएगी मेरे को, इसमें मेरा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन भी हो जाएगा। हो सकता है ये भी बेस बन सकता है छात्र के लिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सब आपकी ही बातें जो आपके मन में आ रही होती है, सिर्फ मैंने उन सब बातों को इस बोर्ड पर उतार दिया आपके लिए, और मैं वही सब कह रहा हूं। और आपके दिल में भी चीज आती होगी ना कि सर हाँ रुचि भी आती है, कई कई पृष्ठभूमि भी आती है, सर पाठ्यक्रम के बारे में भी सोचते हैं कि नहीं छोटा है सर सब्जेक्ट, तो जल्दी कवर हो जाएगा, चीजों को बार बार रिवाइज कर सकता हूं, आंसर राइटिंग कर सकता हूं इस पर। हालांकि आंसर राइटिंग वाला तो अब फेज चला गया, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव रह गया है, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव होने के बाद कितने ये आधार कारगर हैं। ऑब्जेक्टिव होने के बाद, जब वैकल्पिक विषय आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है, तब उसके बाद ये कितने कारगर सिद्ध होने वाले हैं सारे आधार। एक छात्र के मन में होता है कि सर पाठ्य सामग्री, सर वो ऑप्शनल बेस्ट होगा, या वो सर वैकल्पिक विषय मैं चुनूंगा जो सर इजीली उसके बारे में कंटेंट मुझे अवेलेबल है, हिंदी या अंग्रेजी में मुझे इंटरनेट पे भी पूरी उसकी अवेलेबिलिटी है, ऑथेंटिक सोर्सेस मेरे पास हैं, अच्छे फैकल्टी से सर पढ़ाने वाले हमारे पास, तो सर मेरे पास कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, तो सर ऐसे में मैं इसको चुन लूंगा क्योंकि कंटेंट है मेरे पास। सर ऑनलाइन भी कंटेंट मौजूद है, और सर ऑफलाइन मार्केट में भी बहुत कंटेंट है इसके लिए, और सर फैकल्टीज भी मेरे पास इसके लिए अच्छी हैं, तो क्यों ना सर मैं इसका चयन करूं। तो हो सकता है कि पाठ्यक्रम आपका जो एक तरीके से पाठ्य सामग्री है, या जो आपके जो रिसोर्सेस हैं, उनकी अवेलेबिलिटी भी आपके लिए एक आधार बन जाए ऑप्शन चुनने का, या कोई आपको राय दे दे कि वो ऑप्शन चुनिए जो कहीं ना कहीं मार्केट में इजिली अवेलेबल है, जिसको लेकर आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, जो आपको आसानी से मिल जाए, किताबें मिल जाए, नोट्स मिल जाए, फैकल्टी मिल जाए। तो एक आधार ये भी बन सकता है दोस्तों आपका कि सर पाठ्य सामग्री इजिली अवेलेबल है हमारे लिए। एक साहब ये भी सोच सकते हैं कि भैया मार्किंग जो है सर वो बहुत, मतलब सर कुछ विषयों में मार्किंग सर बड़ी शानदार होती है, मतलब सर ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स तो मिल ही जाते हैं सर ऑन एन एवरेज तो इतने मार्क्स मिल ही जाते हैं। एक ये भी सर आधार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जो लगातार ट्रेंड में रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, PSIR की, हिंदी साहित्य की, तो ये सब दोस्तों हमेशा ट्रेंड में रहने वाले सब्जेक्ट्स हैं। कुछ विषयों का कुछ फेज आता है, कभी कभी उनका फेज रहता है, फिर वो मामला खत्म। लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं जो जिन्हें कहते हैं कि एवरग्रीन का मामला है उनका, वो चलने ही चलने हैं। तो यहां पर एक छात्र के मन में यह भी रहता है कि सर मार्किंग जिससे मुझे ज्यादा मिले, या जिस पेपर में ऑप्शनल की मार्किंग एवरेज तो होती ही हो। सुनते हैं ना कि कैसे लिख के आओगे ना इतना नंबर मिल जाएगा, तो एक मार्किंग भी दिमाग में आपके हो सकती है कि सर मार्किंग जो है बिल्कुल मामला सेट कर सकती है। मार्किंग भी अपने आप में एक पैरामीटर बन सकता है सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल के लिए, ठीक है दोस्तों। एक और आधार हो सकता है आपके मन में जो आप कई बार सोचते होंगे कि सर ऐसा ऑप्शनल मैं चुनूं जिससे न केवल मेरा ऑप्शनल ही कवर हो, बल्कि सर मेरे कुछ और भी विषयों को वो कवर करता हो, कुछ टॉपिक्स को वो कवर करता हो, कुछ विषयों को वो कवर करवाता हो। तो सर ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि सर एक तो ऑप्शनल मैंने वो चुना, और वही ऑप्शनल मेरे कुछ और GS के विषयों को भी कवर करवा रहा हो, तो ये तो अपने आप में दोस्तों सोने पे सुहागा है। वो खुद अपने आप में 100 नंबर का है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो और क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाता हो,
तो सर क्यों ना मैं एक ऐसे ऑप्शनल का चयन करूं जो ना केवल मेरे को ऑप्शनल में हेल्प करे बल्कि सर मेरे अन्य जीएस के पेपर में भी वो हेल्प करे। तो ऑप्शनल का एक चयन का पैरामीटर क्राइटेरिया आप लोग ये भी कर लेते हैं कि सर वो और मैं भी मेरी हेल्प कर दे तो मैं ऐसे ऑप्शनल को चुनूं। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों आपके दिमाग में यही सब बातें होंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके दिमाग में भी ये बातें आ रही होंगी कि हाँ सर यही सोचते थे हम कि रुचि है तो ले लूं क्या, पृष्ठभूमि है तो ले लूं क्या, सर यहाँ पर पाठ्यक्रम इजी छोटा है तो ले लूं क्या, सर पाठ्य सामग्री इजीली अवेलेबल है हिंदी इंग्लिश में, सर मैं ले लूं क्या, या सर यहाँ पर मार्किंग इसकी अच्छी होती है तो सर ये ले लेता हूँ, या सर एक ऐसा ऑप्शनल जो सभी में मेरी हेल्प करे मैं ऐसा ऑप्शन ले लेता हूँ। तो बहुत सारे आधार हो गए। ये सब चीजें आपके दिमाग में घूमती होंगी और जो चीज इनमें से आपके दिमाग पर हावी हो जाती होगी वही आप ले लेते होंगे दोस्तों। जैसे एक व्यक्ति के शरीर, प्लेटो एक थिंकर है दोस्तों, नैतिक विचारक है प्लेटो, सुकरात का चेला था, सोक्रेटिस जिसे हम कहते हैं। दोस्तों प्लेटो जो थे, प्लेटो कहा करता था कि एक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं। एक व्यक्ति की दोस्तों आत्मा में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विवेक, एक होता है साहस और एक होती है वासना। क्या क्या होता है दोस्तों? एक होता है विवेक मतलब रीजन या विवेक, एक होता है दोस्तों साहस यानी कि करेज, एक होता है दोस्तों करेज या फिर साहस, और एक होती है दोस्तों वासना यानी कि एपिटाइट। तो दोस्तों एक व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, साहस, विवेक और वासना। और प्लेटो कहता है कि विवेक आपके जो पूरे जो शरीर है उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? आपके शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए किसका? विवेक का। हर व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेटो। ये 3 गुण है, विवेक है, साहस है, वासना है। और हर किसी व्यक्ति की आत्मा की जो 3 गुण है इनमें एक गुण की प्रधानता होती है, मतलब इनमें एक गुण जो है वो डोमिनेंट होता है हर व्यक्ति में। किसी में विवेक का प्रधानता है, किसी में साहस की प्रधानता है, किसी में वासना की प्रधानता है। सब में नहीं विवेक की प्रधानता, कुछ में वासना की प्रधानता है, कुछ में साहस की प्रधानता है। तो प्लेटो कहता है जिस व्यक्ति की आत्मा में विवेक की प्रधानता, ये तीनों तो सब में है, ये तीनों गुण दोस्तों सब में है, ये सबकी आत्मा में है, विवेक, साहस और वासना। लेकिन हर किसी व्यक्ति में डोमिनेंट फैक्टर अलग अलग होगा। किसी में वासना हावी हो सकती है व्यक्ति में। अब जो वासना हावी होगी तो वो क्या करता है? वो पूरे दिन खाता रहता है। आपने देखा होगा पूरे दिन गोलगप्पा भी खा लूंगा, बर्गर भी खा लूंगा, कोल्ड ड्रिंक भी पी लूंगा, पेप्सी भी पी लूंगा, सब पी लूंगा, सब खा लूंगा। वो खाने पीने में ही उसका जीवन निकलता है। वो कहता ना, एक तो खाते हैं जीने के लिए और एक जीते हैं खाने के लिए। तो जीते हैं खाने वाले कहां हैं? वासना जिनके प्रधान है आत्मा में गुण। एक होता साहस, अगर किसी व्यक्ति की आत्मा में साहस की प्रधानता है विवेक और वासना की बजाय, तो वो क्या होगा? वो लड़ाई काट मार के लिए तैयार रहेगा। वो हमेशा लड़ाई काट मार के लिए तैयार रहेगा। थोड़ा सा भी कंधा टच हो जाएगा तो तुरंत जो है बिल्कुल कहां से हो, क्यों हो, कैसा हम देख लेंगे, और जो है मिलो जरा तुम चौराहे पे, और सटले के घटले टाइप का दोस्तों। वो साहस की प्रधानता वाला। और एक होता है विवेक की प्रधानता, जिसके विवेक की प्रधानता है। और विवेक की प्रधानता वाला ही क्या बनना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, जिसकी आत्मा में विवेक की प्रधानता होती है या विवेक डोमिनेंट होता है दोस्तों, वो क्या बनता है? वो बनता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो बनता है बुद्ध, वो बनता है गांधी, वो बनता है पटेल, वो बनता है अंबेडकर। उनमें वासना का गुण हावी नहीं था, उनमें साहस का गुण और उनमें विवेक का गुण हावी था दोस्तों। तो प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं, साहस, विवेक और वासना। और प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में इन तीनों में से किसी गुण की प्रधानता होती है। विवेक की होगी, आप शासक बनेंगे। साहस की प्रधानता होगी, आप सैनिक बनेंगे। और वासना की प्रधानता होगी तो आप उत्पादक बनेंगे। तो इस तरीके से प्लेटो ने समाज को 3 हिस्सों में बांट दिया। व्यक्ति के शरीर के हिसाब से, व्यक्ति की आत्मा के गुण के हिसाब से प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने समाज को विभाजित कर दिया कि भैया जिसके विवेक की प्रधानता है आत्मा में,
वो शासक बनेगा। जिसमें साहस की प्रधानता है आत्मा में, वो सैनिक बनेगा। और जिसमें वासना की प्रधानता है दोस्तों, गोलगप्पा बहुत चाटने का मन करता है, बहुत मन करता है कि जो है बिल्कुल चटोरा जीव है बिल्कुल, वो उत्पादक बनेगा। वो क्या है? वो उत्पादक बनेगा, वो प्रोड्यूसर बनेगा। तो ऐसा किसने कहा दोस्तों? ऐसा कहा था प्लेटो ने। तो हालांकि सब बातें तो आप पीएसआर में देखते हैं। तो मतलब मेरे कहने का दोस्तों यही है कि इस तरीके से कई बार होता यह है कि पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो पृष्ठभूमि में आप लोगों का आधार हो सकता है कि साहब मैंने तो लिया है अपना कि सर मेरा तो एमए में हिस्ट्री था, मेरा तो सर बीए में हिस्ट्री था, तो सर इस तरीके से मैं इतिहास ही चुन लूं। हो सकता है मैंने आपसे कहा आधार एक बन सकता है। तो ऐसे में एक ही आधार बने ऐसा जरूरी नहीं है, ये सारे आधार होते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि इनमें से एक हावी हो जाएगा, वही आप चुन लेंगे। अगर आपका हावी हो गया दिमाग पर मार्किंग, ये सब भी थे दिमाग में, ये सब भी आपके, जैसे मैंने कहा 3 गुण हैं, ये सारे गुण हैं, लेकिन जो आपके दिमाग पर हावी हो जाएगा, अब वो हावी कैसे होता है या आप पर निर्भर करता है। वो कोई बाहर का व्यक्ति बोल रहा है आपसे, वो कोई दोस्त बोल रहा है आपका, वो कोई शिक्षक बोल रहा है आपका, या जो भी XYZ फैक्टर्स हो, कोई एक फैक्टर हावी हो गया इसमें से, आप उसको चुन लेंगे। है तो सारे आपके दिमाग में सब बातें होती हैं, छोटा है सिलेबस, बड़ा सिलेबस है, रुचि भी है, पाठ्यक्रम भी है, ये भी है, पाठ्य पृष्ठभूमि भी है, और जीएस कवर करता हो, ये सब फैक्टर काम करते हैं। लेकिन जो तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया वही आप चुन लेंगे, उसी को आप बेस बना लेंगे अपने सिलेक्शन का, आपके ऑप्शनल का। तो दोस्तों अब आपकी, मैंने बता दिया कि आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती रहती हैं। आप जरा एक का विश्लेषण करें, देखें जरा कि आपकी जो सोच थी वो कितनी कारगर सिद्ध हो पाती है किसी चीज को लेने पर। दोस्तों अगर हम बात करें पृष्ठभूमि की यानी कि बैकग्राउंड की, तो आपने क्या कहा कि सर मेरा तो चूंकि बीए था, तो सर मैं सोच रहा हूं कि पृष्ठभूमि को ही आगे लेके जाऊं और अपना बीए ही कंटिन्यू करूं, तो सर मुझे इसमें सफलता मिलेगी। हो सकता है दोस्तों कि आपको ऐसा करने में सफलता मिल जाए, लेकिन सबको ऐसा करने में सफलता मिलेगी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। क्योंकि आप टॉपर्स की लिस्ट उठाकर देखिए, आप दोस्तों टॉपर्स की लिस्ट उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि बीटेक ने टॉप कर लिया और सब्जेक्ट क्या था? पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। सब्जेक्ट क्या था? हिंदी। सब्जेक्ट क्या था? ज्योग्राफी। सब्जेक्ट क्या था? हिस्ट्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पृष्ठभूमि ही एकमात्र आधार हो जाए आपके ऑप्शनल के सिलेक्शन का, यह मामला कहीं ना कहीं पचेगा नहीं। क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, हो सकता है सिलेक्शन होने को हो जाए, लेकिन इसी आधार पर सिलेक्शन होता है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं मामला सेट नहीं बैठेगा। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि आप टॉपर्स की लिस्ट, और केवल बीपीएससी की छोड़िए, मैं कहता हूं यूपीएससी की लिस्ट उठा के देखिए आप लोग, आपको लगातार जो टॉपर्स हैं वो आपके पृष्ठभूमि से अलग मामले को देखते हुए मिलेंगे। कोई डॉक्टर है तो उसने पॉलिटिकल साइंस चुना, कोई इंजीनियर है तो उसने हिस्ट्री चुना, कोई जो है और कोई मामला आया, कोई और बैकग्राउंड का आईआईटीएन आया, उसने ज्योग्राफी चुना। तो पृष्ठभूमि आधार हो सकती है, लेकिन केवल यही एक आधार है सर ऑप्शन चुनने का, वहां थोड़ी समस्या वाला काम बन सकता है, वहां थोड़ी समस्या हो सकती है। केवल एक आधार ये तो नहीं हो सकता सर कि सर पृष्ठभूमि ही मेरे को सफलता दिला देगी ऑप्शन लेकर, तो यहां थोड़ी दोस्तों समस्या वाली बात आती है। दूसरी बात करें दोस्तों रुचि की, अगर बात करूं कि सर मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट सर कहानी पढ़ने में, आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट सर। दोस्तों कहानी पढ़ना और ऑप्शनल को डील करना दोनों में बहुत अंतर होता है। कहानी में केवल आप कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं दोस्तों तो उस समय आपके पास होता है पूरा एक सिलेबस, और उस सिलेबस के अंदर जो चीजें हैं आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है, ना कि उन कहानियों को तैयार करना है। अगर कहानियां सिलेबस में है तो कहानियां एक रूप में है, वहां गद्य भी है, वहां पद्य भी है, केवल कहानियां ही नहीं है, वहां भाषा खंड भी है दोस्तों, वहां काफी कुछ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर रुचि केवल इस आधार पर कि सर मुझे पढ़ने में मजा आता है दोस्तों, तो ये एक आधार हो सकता है, लेकिन चयन का आधार हो, ये कहीं ना कहीं मामला यहां पर भी सेट नहीं बैठता। अब मुझे तो कॉमिक पढ़ने में सर बहुत मजा आता था सर, मैं तो चाचा चौधरी की किताब बड़ा पढ़ा करता था, चाचा चौधरी में बड़ा इंटरेस्ट आया करता था, लेकिन चाचा चौधरी से पेपर नहीं होगा ना। वो तो जब आप पीवाईक्यू निकालेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, तब पता चलेगा आप लोगों को कि किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। तो केवल रुचि भी एकमात्र आधार नहीं है आपके ऑप्शन के चयन का दोस्तों, कि इस बात को मान लें कि सर रुचि ही एकमात्र मेरा बेस है ऑप्शन चुनने का, नहीं, वो भी नहीं हो सकती।
पाठ्यक्रम दोस्तों, पाठ्यक्रम सर बहुत छोटा सिलेबस है सर बहुत छोटा है सर, मैं फटाफट कवर कर लूंगा। वो छोटा सिलेबस समझ में ही नहीं आएगा, क्या करोगे उसका करके? जब हम छोटे बड़े की बात करते हैं तो मान के चलो वो छोटा सिलेबस समझ में ही नहीं आया मेरे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें कोई सिलेबस खत्म नहीं करना होता है, हमें उसे समझना होता है। कोई भी किताब आप उठा रहे हैं उसे खत्म करना उद्देश्य थोड़ी है हमारा, उसे खत्म करना उद्देश्य है, उसे समझना उद्देश्य है हमारा। तो सर 2 महीने में खत्म होने वाला है, 3 में खत्म होने वाला है, ना 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 ना। समझ अगर आ गया आपको तो यकीन मानिए दोस्तों, उससे बेहतर कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा अगर समझ में आ गया तो। और समझ में नहीं आया तो चाहे कोई ऑप्शनल 2 महीने में खत्म होता हो, चाहे 3 महीने में खत्म होता हो, मामला खराब हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के इस बात का चयन करें कि केवल पाठ्यक्रम ही बेस ना बने, पाठ्यक्रम ही एकमात्र बेस नहीं हो सकता, आधार नहीं हो सकता। कई ऑप्शन ऐसे होते हैं आपको लगते हैं बहुत बड़े, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पीएसआईआर हो गया, ये बहुत बड़े लगते हैं सर, ये तो 3-4-5 महीने का सिलेबस है इनका तो। लेकिन आप जब इसमें एंटर करेंगे तब आप ये पाएंगे कि 1.5-2 महीने के बाद जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीटेशन पढ़ रहे हैं, केवल वो रिपीट हो रही चीजें। एक ऐसा विषय जो 3 महीने में 2 महीने में हो रहा था, लेकिन सर मुझे समझ में ही नहीं आया, मैं तो उसको खत्म करने पे था, मैंने खत्म कर लिया, लेकिन सर मुझे समझ में ढेला भर नहीं आया, तो क्या फायदा हुआ उसका लेकर दोस्तों? अपना समय बर्बाद किया, सिलेक्शन को अपना रोकना स्वीकार किया आपने। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर आप एक ऐसा विषय चुनते जो मैंने कहा आप लोगों से कि लगता है बहुत बड़ा, लेकिन 2 महीने के बाद आपको यह महसूस होगा दोस्तों कि वो कुछ और नहीं, रिपीटेशन हो रहा है। इट्स ऑल अबाउट रिपीटेशन। जो मैंने वहां पढ़ा वही सब चीजें यहां अलग रूप में आ रही हैं, बस थोड़ा सा अपडेशन हो रहा है, थोड़ा एक नया नजरिया मुझे मिल रहा है, लेकिन बात तो वो की वो है, जड़ तो वही है जो मैंने वहां पढ़ी थी, बस थोड़ा वृक्ष आगे हम देख रहे हैं बनता हुआ। तो पाठ्यक्रम भी एकमात्र आधार, और केवल ये आधार की नहीं सर छोटा है बड़ा है दोस्तों, यहां पर भी थोड़ी समस्या हो सकती है दोस्तों। अगर हम बात करें पाठ्य सामग्री की कि सर बुक्स अवेलेबल होंगी, रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, नो डाउट अच्छा चयन है, ये हो सकता है, ये भी एक आधार है। क्योंकि अल्टीमेटली कई बार होता यह है कि सर मेरे पास कंटेंट ही नहीं है। कई बार आपने सुना होगा हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं वो थोड़े इस बात को लेकर उनमें रहता है कि सर इंग्लिश को जो कंटेंट है सर वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप अगर थोड़ी तरीके से देखेंगे चीजों को तो आपके लिए मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं। आपके लिए हिंदी में भी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, अंग्रेजी में भी कंटेंट अवेलेबल है। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट एंड साथ में एक ऐसा फैकल्टी, एक ऐसा मेंटोर यदि लगता है आपको, अगर आप बुक से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं ऑप्शनल की तो थोड़ा सा ये दोस्तों ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मामला बन जाता है। तो थोड़ा सा आपको गाइड करने वाला साथ में व्यक्ति अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी चीजें कवर हो जाएंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बिना शिक्षक की चीजें कवर ही नहीं होंगी, बहुत सारे छात्र हैं और आप में भी बहुत लोग होंगे जो पढ़ रहे होंगे चीजों को। लेकिन दोस्तों शिक्षक का काम क्या होता है इस फील्ड में, कि आपको एक दिशा देना, एक रास्ता दिखाना आपको कि इस रास्ते पर चलना है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास घूमने के भटकने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, 10 किताब लेकर आएंगे एक विषय के लिए, नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ो, अच्छी बात तो ये है। लेकिन हम क्या करेंगे कि सर 10 किताब और पढ़ी जाएगी एक भी नहीं। तो ये भटकाव क्यों करना है? ये भटकाव आप अपने सिलेक्शन को रोकने के लिए कर रहे हैं, वो नहीं करना है। तो शिक्षक की भूमिका यहां पर आती है कि वो आपको एक दिशा में रखता है, वो सही दिशा जिस दिशा में चलकर आप अपने सफलता तक पहुंचेंगे। तो यहां पर एक ये आधार हो सकता है दोस्तों। मार्किंग भी अपने आप में एक आधार हो ही सकता है, लेकिन एकमात्र आधार तो ये भी नहीं है। अब मार्किंग की बात करूं, मुझे विषय समझ में ही नहीं आ रहा तो कहां से मार्किंग हो जाएगी? ये थोड़ी है कि उसमें खाली पेपर छोड़ के आ जाओगे तब भी वो जो है 300 में से तुमको दे ही देगा 20 नंबर, नहीं देगा। कहां से दे देगा? जब खाली छोड़ के आ जाओगे तो मार्किंग भी तो तब करेंगे जब समझ में आया होगा सब्जेक्ट, जब आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, तब तो मार्किंग होगी। अगर हम एवरेज मार्किंग की भी बात करते हैं किसी विषय में, तब भी मार्किंग तो एवरेज तब होगी जब कुछ लिखोगे, समझा होगा तब लिखोगे। और अगर बात करें दोस्तों इसकी, कुछ जीएस पेपर्स में हेल्प करे, अपने आप में अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा ये तो सोने पे सुहागा होता ही है कि अगर आप ये मान लेंगे सर एक ऐसा विषय मैं चुन रहा हूं जो विषय अपने आप में तो मुझे हेल्प कर ही रहा है, साथ में मेरे अन्य विषयों को समझने में भी मेरी हेल्प करता ही है, तो सच्ची और क्या बात होगी दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से कोई एक आधार तो कभी नहीं हो सकता। हां, इन सब आधारों को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि साहब हम प्राथमिकता दे सकते हैं। ये सारे आधार साथ चलते हैं आपके, ये सारे बेसिस जब आप किसी ऑप्शनल का चयन करते हैं तो ये सारे आधार आपके साथ चल रहे होते हैं।
तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, आप इनकी प्राथमिकता तय कर सकते हैं कि कैसे हम लोग किस प्राथमिकता को सबसे पहले रखें। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप किस प्राथमिकता को देंगे, किसको आप प्राथमिक करेंगे, आप क्या कहेंगे कि सर इसमें से सबसे पहली बात मेरी ये होनी चाहिए। नो डाउट दोस्तों, यहां पर अगर आप बात करें, और अगर अब हम बात करें उस परिप्रेक्ष्य में जब बीपीएससी ने 68th बीपीएससी से आपको देना शुरू कर दिया है ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव, तब अगर हम बात करें दोस्तों, तो थोड़े से पैरामीटर जिस पर हमने चर्चा करी है, अब वहां पर ये पाठ्यक्रम वाली जो बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें जो पहले हुआ करता था कि सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत छोटा है, वो सब खत्म दोस्तों। मैं आपके लिए इसलिए पेपर भी लेकर आया हूं, कुछ सवाल भी हम करेंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार का नेचर कर दिया है, जिसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों यहां पर मार्किंग की, तो मार्किंग का तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया दोस्तों, मार्किंग की तो बात ही खत्म कर दी। अब क्या की मार्किंग आपका क्वालिफाइंग है, अब तो ऑप्शनल क्या है दोस्तों, अब तो ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग है, केवल क्वालिफाई करना आप लोगों को, तो ये तो पैरामीटर ही नहीं है। अब चाहे आपने हिस्ट्री लिया हो, ज्योग्राफी लिया हो, सोशियोलॉजी लिया हो, पीएसआईआर लिया हो, ज्योग्राफी कुछ भी लिया हो, आप क्वालिफाइंग, लेकिन क्वालिफाई भी तो करना जरूरी है ना दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देख रहे हैं चीजों को, तो सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए, पाठ्य सामग्री ये अवेलेबल हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर हम प्रायोरिटाइज करें चीजों को, अगर हम चीजों को प्रायोरिटाइज करें, तो मैंने कहा कि पाठ्य सामग्री आपकी हमेशा, क्योंकि इसके बिना तो कुछ मामला बनेगा ही नहीं, पाठ्य सामग्री आपके पास होनी चाहिए और उसको समझाने वाला एक मेंटर, एक शिक्षक आपके साथ में हो, जिससे आपके टोन एक, जिससे आप पढ़ते हो, जिससे आप चीजों को समझ पाते हो आसानी से। क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों ऑप्शनल का नेचर अलग होता है, आपके जीएस के सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट नेचर है उसका। तो यहां पर अगर बात करें तो प्रायोरिटाइज में पहला आपने इसको दे दिया कि साहब पहला तो मैं इसको करूंगा। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें, तो यहां पर दूसरा जो है वो है दूसरे पेपर्स में सर वो मेरी कितनी हेल्प कर सकता है, दूसरे पेपर्स में सर वो मेरी कितनी हेल्प कर सकता है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कोई सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल लिया, वो है तो क्वालिफाइंग, लेकिन दोस्तों उसको पढ़ने से आपके कई सारे डायमेंशंस और क्लियर हो गए, आप निबंध को सोचने समझने में सक्षम हो गए, आपने कोई इतिहास का पोर्शन भी उससे कवर कर लिया, और जीएस के पेपर्स में आपकी काफी हेल्प होगी दोस्तों, तो ये भी अच्छी बात है। तो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, तो पहले नंबर पे हम देंगे पाठ्य सामग्री को, सर इजीली अवेलेबल होगी, इसके बिना तो कुछ ही नहीं है, इसके बिना तो आपकी रुचि भी खत्म, पाठ्य आपकी आपका पृष्ठभूमि भी खत्म, इसके बिना दोस्तों आपकी भाई जो अगर बात करें पृष्ठभूमि भी खत्म हो जाए, क्योंकि जब यही अवेलेबल नहीं है, जब यही अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो काहे की पृष्ठभूमि और काहे का आपका छोटा बड़ा सिलेबस। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहला आपका है रिसोर्सेस अवेलेबल हो, इजिली अवेलेबल हो। दूसरा है दोस्तों आप लोगों का ये आपके दूसरे जीएस पेपर्स में भी हेल्प कर पाए, तो फिर बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि सर इसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि अपना पाठ्यक्रम जो है, हालांकि ये दोस्तों पाठ्यक्रम को मैंने अभी आपसे क्या कहा, छोटे बड़े की बात वो नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कई बार होता है कि एक विषय 3 महीने का है, लेकिन 3 महीने लगातार पढ़ना है आपको उस चीज को, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आप 2 महीना पढ़ लेंगे तो आगे सिर्फ मात्र उसको समझना है, उसका केवल और केवल रिपीटेशन हो रहा होता है दोस्तों, वो दोहराया जाता है। पर लेकिन चलो ठीक है, अब आप यहां पर एक और ले सकते हैं कि सर मेरी रुचि उसमें है, सर मैं उसको पढ़ने में काफी कंफर्टेबल हूं, तो यहां पर मेरे को सर इंटरेस्ट भी आता है, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो गया और आपको उसको पढ़ने में मजा भी आता है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको दोस्तों पीएचडी नहीं करनी है इसमें, आपको क्या करना है, आपका पेपर, और आपको तो पेपर क्वालिफाई कर दिया तो क्वालिफाई करना है। ये तो मैं तब कहता जब आप यूपीएससी के एस्पिरेंट होते कि नहीं, अब जो है बिल्कुल, तब थोड़ी सी प्रायोरिटी अलग हो सकती थी, लेकिन ऑलमोस्ट प्रायोरिटी फिर भी हम यही रखेंगे कि एक तो कंटेंट अवेलेबल हो हमारे पास, सर इजीली अवेलेबल कंटेंट हो, सर दूसरा हमारे जीएस में हेल्प करता हो। अगर यूपीएससी की हम बात करते यहां पर, तो इसको हम रखते सेकंड नंबर पर, क्योंकि मार्किंग ही जरूरी है, मार्किंग ही तो जरूरी है, पर वो यूपीएससी में, अब यहां तो मार्किंग का हिसाब ही नहीं है, तो फिर इसको तो हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां पर दोस्तों रुचि भी है आप लोगों की,
तो दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं चीजों को, यहां पर थर्ड डाल सकते हैं, इसको आप फोर्थ डाल सकते हैं चाहे तो, या थर्ड इसको कर लीजिए, फोर्थ उसको कर लीजिए, ये तो इंडिविजुअल पर है आप पर। मैंने आपसे क्या कहा, इट्स योर चॉइस, मैं तो केवल आपकी एक हेल्प कर रहा हूं, इसमें एक मदद है ये, अगर आप चाहें तो। और दोस्तों यहां पर पृष्ठभूमि मैंने आपसे क्या कहा, उठा के देखिए टॉपर्स को, आप लोग आप दोस्तों उठा के देखिए टॉपर्स को, आपको पता चल जाएगा कि साहब टॉपर्स का तो मतलब सर बीटेक था और पीएसआईआर था, सर बीटेक था और हिस्ट्री था, सर बीटेक था। और तो दोस्तों यहां तो मामला पृष्ठभूमि का तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पृष्ठभूमि मेरी ये है तो मैं ले लूंगा दोस्तों, तो यहां थोड़ा मामला बिगड़ सकता है दोस्तों। इस आधार पर आप चीजों को अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को आधार बता दिए कि क्या आधार हो सकते हैं आपके ऑप्शनल के, और उन आधारों का हमने विश्लेषण भी कर लिया कि केवल एक आधार नहीं होगा, ये सभी आधार होंगे, लेकिन इनमें से कोई एक बेस आप पर हावी हो सकता है। अब उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है कि आप लगातार कोई विषय पढ़ रहे हो, आपका उस विषय में रुचि आ गया हो सकता है आपके किसी सीनियर से आपने गाइड लिया हो सकता है आपके किसी फैकल्टी ने आपको बताया हो, लेकिन मैंने जो बातें बताई है ये बातें बिल्कुल तटस्थ रहकर, निष्पक्ष रहकर आप सोचिए, समझिए, उसके बाद आप किसी ऑप्शन का चयन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शनल पीएसआईआर की, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। और ऐसी बात नहीं है कि अभी उसकी क्लासेस आपकी होंगी, यूट्यूब पर ही होंगी उनकी क्लासेस आपकी, और पीएसआर की क्लास आपकी यूट्यूब पर होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का नेचर है उसका, क्या उसमें चीजें हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों पीएसआईआर की, तो एक ऐसा विषय, एक दोस्तों पीएसआईआर की अगर मैं बात करूं तो ये आपने शायद से अपना कैटेगरी डाल लिया होगा कि मेरे लिए पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये मैंने अपने हिसाब से बता दिया आप लोगों को। बाकी आपको जो लगता है आप डाल सकते हैं, एक नंबर हो सकता है आप यहां डालें, लेकिन मैंने बता दिया कि एक नंबर का क्या वो सही में है, क्या वो एक नंबर का सही में होना चाहिए, तो ये मैंने आपके सामने चर्चा कर ही ली है। तो अब यहां पर आप किसको एक दो कहना चाहते हैं, या आप इसके अकॉर्डिंग रहना चाहते हैं, या आप पर निर्भर करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पीएसआईआर की। दोस्तों पीएसआईआर इन सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरने वाला एक बहुत ही शानदार विषय। ये शानदार मैंने फिर कहा, मैं लेता हूं इसलिए नहीं, ये शानदार क्यों है ये तो आप जब कक्षा करेंगे अटेंड, जब चीजों को देखेंगे, उसके बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कितना शानदार है और क्यों शानदार कहा सर ने इसको। दोस्तों पीएसआईआर एक ऐसा विषय है जो आपके सभी पैरामीटर्स पर, पाठ्य सामग्री की बात करते हो, आपके लिए पूरा कंटेंट अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, चाहे आप इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं, ये आपका पूरी तरीके से अवेलेबल है। मैं इसको डील करता आया हूं पिछले 8 साल से, और काफी सारे छात्रों को इसका लाभ भी मिला हुआ है। आप भी ले सकते हैं दोस्तों इसका लाभ, और बहुत अच्छे अंकों के साथ में। अगर आप, मैंने कहा ना यूपीएससी का होता तो मैं इस मार्किंग वाले को बिल्कुल प्रायोरिटी में रखता, लेकिन चूंकि अभी हम बीपीएससी की बात कर रहे हो तो यहां पर मार्किंग की बात नहीं कर सकते, क्योंकि स्कोरिंग है दोस्तों, अब ये तो एक तरीके से क्वालिफाइंग है तो क्या ही। लेकिन अगर यूपीएससी की बात करते तो कहीं ना कहीं हम इसको साथ लेके चलते, और बहुत बड़ा पैरामीटर है ये। और उठा के देखिए आप यूपीएससी वालों को भी दोस्तों, लगातार आपको पीएसआईआर के लगातार टॉपर्स आपको मिलेंगे पीएसआईआर के। कारण है इसका, कंटेंट इजिली अवेलेबल है, इंटरनेट पर भी है, आपके पास ऑफलाइन मार्केट में भी पूरा अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, पीएसआईआर एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो आपका भी, ये ऑप्शनल 100 नंबर का तो है ही है। अगर हम बात करें बीपीएससी के एस्पेक्ट में, संदर्भ में अगर बात करें दोस्तों, तो ये 100 नंबर का खुद तो है, लेकिन दोस्तों ये आपका जो जीएस पेपर 2 है, जो जीएस पेपर 2 है, पूरा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, क्या ये उसको कवर नहीं करता? ये पूरी पॉलिटी के ऑप्शन पेपर को कवर करता है। ये पूरा दोस्तों आईआर कवर करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करता है। इसमें आप लोग दोस्तों थिंकर्स पढ़ते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं पढ़ते हैं जो आपकी समझ को विकसित करती हैं, और उसी समझ पर आधारित आज आप निबंध देखते हैं। कोई निबंध आज कॉन्क्रीट नहीं आता है, ऐसा नहीं कि कोई विषय पर आ गया है, कोई कॉन्क्रीट है, कोई मूर्त विषय पर निबंध आया है, आप देखिए नहीं। वो सब विषय जो हैं आज की डेट में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, ये सारे दोस्तों फिलोसफिकल टाइप के आ रहे हैं, दर्शन टाइप के, दार्शनिक है सारे, सब दर्शन पर हैं। जैसे एक ऐसे है कि भाई जो कवि हैं, ये कवि समाज के अनौपचारिक विधायक होते हैं। अब यहां कोई कंटेंट कहां से मिलेगा? अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ये आप सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे इस बार एक ऐसे आया था दोस्तों यूपीएससी की, अगर मैं बात करूं, जो बात करता है दान और न्याय, कि समाज जो है वो न्याय से चलता है, ना कि दान से। यहां दान और न्याय का मतलब क्या था? अगर आपने पीएसआर पढ़ा होता तो आप गांधी भी पढ़ते, आप अंबेडकर भी पढ़ते,
और गांधी इज इक्वल्स टू दान और अंबेडकर इज इक्वल्स टू न्याय। तो यहां बराबर कुछ और नहीं है, गांधी बनाम अंबेडकर की बात की गई थी, यहां शहर बनाम गांव की बात की गई थी, यहां विज्ञान बनाम संस्कृति की बात की गई थी। लेकिन ये कब समझेंगे? जब आप चीजों को उस तरीके से पढ़ेंगे। आजकल तो वैसे भी आप लोग देखते हैं कि चीजों को डाटा बैंक के रूप में बनाया, छात्रों को बहुत बड़े तादाद में बनाया जाता है डाटा बैंक, डाटा डाटा डाटा, उसका कोई मतलब नहीं बनता। एक भी ऐसे नहीं है जो आप डील कर पाए उस डाटा के साथ में। डाटा अगर आप उस ऐसे में फिलॉसफी के साथ में पुट करते हैं तो वो इफेक्टिव होता है, लेकिन डाटा से आप क्या ऐसे कर पाएंगे? समझ चाहिए इसके लिए। आप यहां पर पीएसआईआर में दोस्तों विभिन्न विचारधाराएं पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं नैतिक विचारधारा, प्लेटो, अरस्तु, नैतिक। फिर आप आते हैं व्यवहारिक हॉब्स पर, आप आते हैं मैकियावेली पर, आप आते हैं इसके बाद उदारवादी विचारकों पर। अगर हम बात करें, जे.एस. मिल है, जॉन लॉक है। मार्क्सवादी विचारक आप पढ़ते हैं दोस्तों, आपका कार्ल मार्क्स हो गया, ग्रामसी हो गया। ये सब क्या है? ये सब मार्क्सवादी विचारक हैं, इन सबको आप डील करते हैं। आप जब आएंगे भारतीय विचारकों में, गांधी है, मनु है जिसको हम जानते हैं धर्मशास्त्र के नाम से, अंबेडकर है, एम.एन. रॉय है, अरबिंदो है, सर सईद अहमद खान है। इन सबको आप पढ़ते हैं, और ये सब पढ़ने का मतलब ये है कि आपको विभिन्न विचारधाराओं से रूबरू कराना। और ये सब विभिन्न विचारधाराओं को देखने के बाद आप आसानी से किसी ऐसे को टैकल कर पाएंगे। बहुत आसानी से मैं कह रहा हूं आपसे, जैसे मैंने अभी आपको 2-3 ऐसे बताए, सीधा संबंध है इनका उन विचारधाराओं से, सीधा संबंध है इनका उन फिलॉसफीज से, उन दर्शन से। वो कब पता चलेगा? जब आपने वो चीजें पढ़ी होंगी। पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है जी? विश्व इतिहास पूरा पढ़ते हो, क्या है? सब कुछ विचारधाराएं हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था? विचारधाराओं का युद्ध था। एक तरफ फांसीवादी विचारधाराएं, एक तरफ आप देखते हैं लोकतांत्रिक थे, एक तरफ आपके फ्रांस है, एक तरफ आपका फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, और एक तरफ इटली, जर्मनी, फांसीवाद। एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ फांसीवाद। विचारधाराएं हैं और हम उसे रटना प्रयास करते हैं। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? विचारधाराएं हैं। उदारवादी विचारधारा, गर्मपंथी विचारधारा, नरमपंथी विचारधारा, ये विचारधाराएं तो आप रटने का प्रयास करते हैं, आप तो फैक्चुअल डाटा रट रहे होते हैं। नहीं, उनका फिलॉसफिकल महत्व है और सवाल उनके फिलॉसफिकल महत्व से बनते हैं। सवाल, अब देखिए मैंने क्या कहा, वर्ल्ड हिस्ट्री, मैंने आपसे क्या कहा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब आपका कवर करवा के देता है। उसका जो फिलॉसफिकल एस्पेक्ट है उस मॉडर्न हिस्ट्री का, उस वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसका पूरा वैचारिक जो मामला है वो सब यहां कवर होता है आप लोगों का। हर प्रकार की विचारधाराओं को आप डील करते हैं। तो यहां पर मैंने आपसे कहा ये निबंध दोस्तों, ये निबंध में आपकी हेल्प करेगा, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी हेल्प करेगा, ये दोस्तों आपका वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में आपकी हेल्प करेगा। आपका जीएस पेपर 2 का जो पार्ट है पॉलिटी वाला पूरा ये करवा रहा है, आईआर वाला पूरा पार्ट ये करवा रहा है। एक विषय जो अपने आप में क्वालिफाइंग है, एक विषय दोस्तों जो अपने आप में क्वालिफाइंग है, वो आपके इतने सारे डायमेंशंस को कवर करवा कर देता है, इंक्लूडिंग जीएस पेपर 2। अगर आप यूपीएससी दे रहे होते तो मैं आपसे यह भी कहता, यहां एथिक्स का पूरा पोर्शन, एथिक्स का जो पूरा थिंकर वाला पोर्शन है, आप यूपीएससी में जब जाके देखेंगे एथिक्स के पोर्शन में वही सब, यही सब है, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, वही सब आपका मौजूद वहां पर भी है दोस्तों। तो वहां तो ये वो और हेल्प करता है आपके नैतिकता में, नैतिक शास्त्र में आपकी हेल्प करता है, एथिक्स में आपकी हेल्प करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर कहने को तो क्वालिफाइंग हो गया है, लेकिन अगर आपने वही तवज्जो दी तो यकीन मानिए ये आपका बेड़ा पार लगवा देगा। ये ऐसा विषय है। और आप जब 2 महीना 1.5 महीने से पढ़ लेंगे दोस्तों इस पीएसआईआर को, तो 1.5 महीने बाद आप ये पाएंगे कि लगातार जो चीजें हैं वो रिपीट हो रही हैं। वही चीज आपने कहां पढ़ी थी? कार्ल मार्क्स में पढ़ी, ग्रामस्की में पढ़ी, वही सब बात आप आगे चल के क्या पढ़ेंगे? विचारधाराओं में मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसमें? जब आप पहले ही पढ़ चुके कार्ल मार्क्स, तो वही सब बातें तो यहां रिपीट होंगी, वही सब बातें आगे चलकर थियरी में रिपीट होंगी, वही सब आपकी आईआर में रिपीट होंगी। आईआर में जब थियरी पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जब थियरी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी मार्क्सवादी थियरी है, उदारवादी थियरी है, जिसे हम लोग कहते हैं आदर्शवादी थियरी, यथार्थवादी थियरी, सब यहीं से है। अगेन एंड अगेन रिपीटेशन होगा दोस्तों, अगेन एंड अगेन रिपीटेशन। तो एक ऐसा विषय, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, इसमें आप लोगों का पूरा
वेस्टर्न थिंकर्स का पोर्शन है, आपका पूरा इंडियन थिंकर्स का पोर्शन है, पूरा आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है दोस्तों, पूरा पॉलिटी कवर करवाता है। इसमें पूरा आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो फेज है उसको लिया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपके साथ चलती है। जब हम बात करते हैं मैकियावेली की, जब हम बात करते हैं हॉब्स की, वो सब वहीं से चल रहा है, इटली से, जर्मनी से क्या हो रहा है। मैकियावेली ने इटली का ही एकीकरण की बात करी है, आप उसको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं अलग तरीके से, लेकिन उसका जो फिलोसफिकल डायमेंशन है वो आपको ये देगा। वहां आप उस फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे होंगे जिस तरीके से, वो आप फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे होंगे, यहां से आपको उसका एक फिलोसफिकल डायमेंशन मिलेगा। तो अगर मैं महत्व की ही बात करूं, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं दोस्तों, तो मेरे नजरिए में तो ये आज भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, इवन दो दिस इज क्वालिफाइंग। लेकिन अगर आपका नजरिया थोड़ा भी बड़ा होगा, क्षमता सोचने वाली दोस्तों, तो यकीन मानिए आप ये पाएंगे कि ये खुद चाहे आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन इन सभी में जिससे आपका मेंस 900 नंबर का बना हुआ है, उन सभी में आपकी ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। पूरा निबंध मैं कह रहा हूं आपसे 300 नंबर का कवर करवाता है। आपको अलग अलग तरीके से सोचने का नजरिया देता है, आपके पास अलग नजरिए मिलते हैं, आप तब जाकर डिकोड कर पाते हैं जो आज ऐसे राइटिंग आ रही हैं। आज जो निबंध लेखन आ रहे हैं वो कैसे आप डिकोड कर पाएंगे? जब आप समझेंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो बंधे हुए हैं उन सब चीजों से, वो साइंस से, उससे नहीं समझ में आएगा। वो उसके लिए आपका फिलोसफिकल डायमेंशंस इतना होना चाहिए कि आपने विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया हो, और विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन आप यहीं करते हैं। आप नैतिक विचारधारा भी पढ़ते हैं, उदारवादी भी पढ़ते हैं। आज दुनिया भर में कौन सी विचारधारा हावी है? आज दुनिया भर में उदारवादी विचारधारा है, जिसको आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, भूमंडलीकरण, कि सब क्या है? ये सब नाम है उदारीकरण के, लिबरलाइजेशन के। पूरी आईआर की थियरी आपको स्पष्ट तौर पर समझाता है ये सब्जेक्ट। पूरा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवाता है दोस्तों आप लोगों का। जब गांधी, अरबिंदो, अंबेडकर, ये सब पढ़ेंगे आप, सर अहमद खान, एम.एन. रॉय, सब विचारधाराएं देखिए। अंबेडकर की अपनी विचारधारा, गांधी अपना देशज विचारधारा, एम.एन. रॉय साहब मार्क्सवादी, सर सैयद अहमद खान मुसलमानों का एक तरीके से जिसे मसीहा कहा जाता है, जिन्होंने रिफॉर्म किए भारत में, कोशिश की उन रिफॉर्म्स को करने की। ये एएमयू जो है किसकी देन है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसकी देन है? उनकी देन है, जहां पर आप देखते हैं इस्लाम और विज्ञान का मिश्रण किया गया। रूढ़िवादी परंपराओं को साइड करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रोग्रेसिव बनाने का प्रयास किया गया, प्रगतिशील बनाने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से विभिन्न विचारधाराओं को पढ़ने के बाद जो आप आंसर राइटिंग करेंगे उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो कहने को फिर से ये क्वालिफाइंग है बीपीएससी में, यूपीएससी में तो इसका बहुत महत्व है, क्वालिफाइंग है। लेकिन इसका दोस्तों अपने आप में जो आपके सब्जेक्ट्स जुड़ेंगे ऑप्शनल आपके मेंस में, उन सब में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और लगातार ये कक्षाएं आपकी जब होंगी भी यूट्यूब पर, अभी मैं आपके लिए कुछ सीरीज लॉन्च करूंगा यूट्यूब पर ही, पीवाईक्यू सीरीज होंगी अब, क्योंकि अल्टीमेटली 68 बीपीएससी हो ही चुका है आप लोगों का। तो पहले पीवाईक्यू करेंगे और फिर इस पर आधारित एमसीक्यू करेंगे। और आपको कुछ कुछ लेक्चर्स में थियरी वाले भी दूंगा इसमें, कि किस प्रकार से थियरी इसमें पढ़ाई जाती है, किस प्रकार से आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाया जाता है, किस प्रकार से इसका अप्रोच है इस ऑप्शनल का। दोस्तों ये सब कहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो विषय है आपका बहुत शानदार किस्म से आपकी तैयारी को करवाता है और आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में साथ देता है। बाकी मैं ये नहीं कहता, अभी तो कोई ऐसा थोड़ी कि बैच आ रहा है या मैं आपसे बैच की कह रहा हूं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप पढ़िए, समझिए इस विषय को। और दोस्तों यकीन मानिए ऑप्शनल को क्वालिफाई करने के बाद तो बीपीएससी में इसका महत्व तो खैर उतना है जो मैंने बताया आप लोगों को, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस का जो नेचर है, इसका खुद का नेचर, आप पढ़ेंगे तो सभी डायमेंशंस को, लेकिन जो इसके सवाल आए हैं दोस्तों उसका नेचर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर मतलब यही लेना ही, सर यही है, सर लेना ही यही है। आप देखिए मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, कुछ सवाल। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, देखिए 68 बीपीएससी, 68 बीपीएससी में दोस्तों ये सवाल पूछा है आपसे। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बताता हूं आप लोगों को। ये पूछ रहा है आपसे, ये ऑप्शनल का सवाल है। जो पीएसआई वाले ऑप्शनल के बच्चे हैं वो तो खैर पगला जाएंगे देख के कि सर ये क्या हो गया, मतलब ये करना है पीएसआईआर में अब आपको क्वालिफाइंग करने के लिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजंस फॉर सिटीजनशिप, वो कौन से प्रावधान है संविधान के जो नागरिकता का प्रावधान करते हैं, वो कौन से अनुच्छेद हैं, कहां से कहां तक है नागरिकता दोस्तों?
14 से 18 तक है क्या? नहीं। 3 से 5 तक है? नहीं। 18 से 24 तक है? नहीं। 5 से 11 तक है? अब बताइए, ये ऑप्शनल का लेवल कर दिया है दोस्तों, ये लेवल है ऑप्शनल का, मतलब बहुत टफ है सर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल का दोस्तों लेवल है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान आप संविधान के कौन से अनुच्छेद में पाते हैं? तो 5 से 11। ये एक सवाल और देखो दोस्तों, यहां पर है विच ब्रिटिश गवर्नर, जो गवर्नर जनरल है, इज कॉल्ड एज द इंडियाज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड रिपन दोस्तों। अब ये इस प्रकार के सवाल हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हेल्प कर रहा नहीं कर रहा है? मैंने आपसे भी कहा था मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं एक ऐसा विषय लीजिए जो केवल ना केवल अपना पक्ष रखे, आपके अन्य पक्षों का भी समाधान करे बहुत सही तरीके से। ये वो विषय है पीएसआईआर। ये रहा आपका, देखो मॉडर्न हिस्ट्री। ये 68 बीपीएससी का ऑप्शनल का पेपर का सवाल है, 68 बीपीएससी के ऑप्शनल का सवाल है ये पीएसआईआर का। और देख लो सवाल, कुछ सवाल और भी हैं। हु इज ऑथोराइज्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? कौन अधिकृत है अंतरराज्यीय परिषद के निर्माण के लिए? कौन बनाएगा अंतरराज्यीय परिषद? अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर? नो। पार्लियामेंट? नो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस। दिस इज द नेचर ऑफ ऑप्शनल पीएसआईआर। तो जिनको लगता है कि सर भौकाल हो गया बिल्कुल, ये देख लो भौकाल का लेवल, ये लेवल है। समझ में आ रहा दोस्तों आप लोगों को? तो इस प्रकार से सवाल पूछ रहा है अभी ऑप्शनल में आप लोगों से, तो ये तो लेवल ही वैसा रहा अब तो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, महत्व तो बहुत है। मॉडर्न वर्ल्ड आईआर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप? इनमें से कौन क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है? क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, इनको छोड़ दो, वो नहीं होगा। यूएसए है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, नहीं। ये आंसर है। इस प्रकार के सवाल ऑप्शनल में। और देख लीजिए सवाल, द इश्यू ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, तो आप ये बताइए, अगर पर्यावरण पर कोई सवाल आता है, और पर्यावरण पर सवाल तो आना स्वाभाविक है, चाहे वो साइंस हो चाहे वो ज्योग्राफी हो, वो तो आएगा ही आएगा। ये आपका वो डायमेंशन भी क्लियर करता है, पर्यावरण भी है इसमें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, एजेंडा 21, विमरुस्थलीकरण, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संरक्षण, सब आता है इसमें। तो ये पूछ रहा है आपसे कि द इशू ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल वर रिलेटेड टू, किससे संबंधित? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है भाई? पर्यावरण से। मॉन्ट्रियल है ओजोन से। अगर हम बात करें क्योटो, पेरिस समझौता, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे आईआर में एक क्रम में। तो देखो क्या क्या कवर करवा रहा है वो ऑप्शनल पीएसआईआर। क्लाइमेट चेंज, G20 समिट 2022 वाज होस्टेड बाय G23। अगर G20 की 23 में कहां हुआ था? भारत में हुआ था। 22 में कहां हुआ है? इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थोड़ा काम आप भी करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने पूरा लेक्चर देखा है, तभी तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे दोस्तों। तो G20 समिट 22 वाज होस्टेड बाय हुम? आप बताएंगे इसको कमेंट बॉक्स में। 23 का तो भारत ने ही किया है, पता है आप लोगों को, भारत मंडपम। एक सवाल और देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मनु, ये धर्मशास्त्र की बात कर रहा है, मनु इज द स्टेट ऑफ हुज बॉर्डर्स आर इन प्रॉक्सिमिटी विद द बॉर्डर्स ऑफ बोथ फ्रेंड एंड एनिमी। दोस्तों ये मंडल सिद्धांत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ये बात कर रहा है मंडल सिद्धांत की। और मंडल सिद्धांत कहां पढ़ेंगे आप? ये मंडल सिद्धांत आप पढ़ेंगे धर्मशास्त्र में भी है, ये आपका अर्थशास्त्र में भी है, जहां पर आप देखते हैं एक राज्य जिसे विजिगीषु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजिगीषु। और विजिगीषु का जो बगल का पड़ोसी है वो उसका स्वाभाविक शत्रु है, ऐसा बताया गया है। तो आपका पाकिस्तान स्वाभाविक शत्रु है कि नहीं है? चाइना स्वाभाविक शत्रु है कि नहीं है? तो देखो दोस्तों, कब बात करी गई है अर्थशास्त्र में, कब बात करी गई, कहां हम लोग आज जी रहे हैं। उसमें कहा था जो आपका पड़ोसी होगा, आप विजिगीषु हैं, जीत की अभिलाषा वाले राज्य हैं, आपका जो पड़ोसी होगा वो क्या होगा? वो दोस्तों होगा आपका दुश्मन। वो क्या है? वो दुश्मन है दोस्तों। और जो दुश्मन के बगल वाला देश होगा वो आपका दोस्त होगा।
आपके जो सटके हैं, जो सटले हैं आपके, वो दुश्मन है, लेकिन जो उसके बगल में है, उसका जो पड़ोसी है, वो हमारा क्या है? वो हमारा दोस्त है। अफगानिस्तान हमारा दोस्त है कि नहीं है? है ना दोस्तों, अफगानिस्तान हमारा दोस्त। तो ये सब आप कहां पढ़ेंगे? जब आप पढ़ेंगे भारतीय थियरीज को, इंडियन थियरीज को, इंडियन फिलॉसफी को। तो दोस्तों सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, और यकीन मानिए आपके इतने डायमेंशन खुल जाएंगे सोचने समझने के, जिसका कोई मतलब। ये सब मैं करवाऊंगा आप लोगों को, कक्षाओं में भी करवाऊंगा आपकी, अभी जब शुरू होंगी PYQs, और थियरी भी करवाऊंगा। आप देखिए उसका उस विषय का नेचर कैसा होता है। तो दोस्तों बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों ने काफी सारी चीजों को, जो डाउट्स हैं आप लोगों के, वो क्लियर किए होंगे। और PSIR वन ऑफ द ग्रेट सब्जेक्ट्स फॉर आपके ऑप्शनल, एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें आप लोगों के सभी डायमेंशन है। मॉडर्न हिस्ट्री भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, इन्वायरमेंट भी है, IR भी है, इंडियन थिंकर्स हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं। दोस्तों अपने आप में खोपड़ी के एकदम सारे तार खुल जाएंगे। कहने को क्वालिफाइंग है, लेकिन इसका जो महत्व है वो आपको दिखेगा आपके अन्य पेपर्स में, निबंध में, जो अपने आप में 300 नंबर का है। GS पेपर 2 में जब आप देखेंगे पॉलिटी का सेक्शन, IR का सेक्शन, वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन, वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन, जहां आपको अलग विचारधारा देखने को मिलेंगी। एंड इट्स ऑल अबाउट आइडियोलॉजीज, सब कुछ विचारधाराओं का खेल है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मैं अपनी बात को रखने में सफल रहा, है ना। बाकी तो आप बताएंगे मुझे कि आपकी जो जो दुविधाएं थी दिमाग में, जो जो समस्याएं थी आपके ऑप्शनल को लेकर, क्या वे सभी का समाधान हो पाया? क्या वे सभी आपने कर लिए? और अगर कोई आपको क्यूरी है, कोई समस्या है आप लोगों को, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज को, अपनी समस्याओं को, अपने सुझावों को डाल दिया कीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चीजों को करेंगे। बाकी बहुत जल्दी, क्योंकि क्लासेस आप लोगों की BPSC को प्री को लेकर होती हैं, हम भी मेंस को लेकर कर रहे हैं, हमारी तो हर बार अलग पहल होती भी है, हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले एक ऐसा विषय चुनिए जो विषय न केवल आपके ऑप्शनल में काम आ रहा है, बल्कि आपके अन्य विषयों में भी आपको बहुत अच्छी समझ देता है। और ये सब चीजें आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। बहुत जल्दी आपके सामने YouTube पर आपकी PSIR की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और जैसा पॉलिटी में आप परफॉर्म कर रहे हैं, वैसा ही परफॉर्म आप यहां भी करेंगे, ये मेरी गारंटी है। सवालों को मैंने आपको दिखाई दिया है कि इस प्रकार के सवाल पूछ रहा है, मतलब जो पॉलिटी में नहीं पूछ रहा, पॉलिटी में फिर भी थोड़ा स्तर अच्छा था इस बार 69 BPSC का, PSIR में दोस्तों हलवाई कर दिया बिल्कुल। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता की बात करता है? खैर हम उसको अच्छी तरीके से देखेंगे, चाहे सवाल किसी भी प्रकार के आ जाए। हो सकता है पहली बार पूछा है तो सरल दिया है, सेकंड टाइम में थोड़ा सा स्तर बढ़ा दे, तो हम तो हर स्तर के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों। मैं आपको हर वो स्तर के लिए तैयार कर दूंगा, चाहे आप मेरी ओर से BPSC दें, चाहे आप UPSC दें। ऑप्शनल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। बहुत जल्दी आपसे कक्षाओं में मुलाकात होगी। बाकी इस सेल के बारे में ना भूल जाना, जल्दी से जल्दी जो भी जुड़ना चाहता है हमारे कोर्सेज से, प्लीज जुड़िए जल्दी से जल्दी, ताकि फिर आप परेशानी का सामना ना करें आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फटाफट आपके सेशंस में। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।